हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस क्लास में मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम देखेंगे और हम इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर क्या पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से आइडिया लेने के बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम टर्म को समझते हैं। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम टर्म को समझते हैं। इक्विलिब्रियम कहीं भी फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, केमिकली एग्जिस्ट कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं और उस इक्विलिब्रियम को समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कंटेनर लेता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर से मैं यहां पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दे रहा हूं। और इस मैनोमीटर में मैंने Hg भर दिया, मरकरी भर दिया। मैंने इसमें मरकरी भर दिया और यहां पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसमें मैं ले लेता हूं वाटर या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड ले लेंगे। इसमें जो भी लिक्विड होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा। बात को समझिएगा, इसमें जो भी लिक्विड हमने रखा है वो कैसा रखा है, वोलेटाइल। ये क्या है, Hg है और इस पूरे सेटअप का नाम जो है वो क्या है, मैनोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या सिखा रहा हूं, मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं इक्विलिब्रियम। मैं क्या सिखा रहा हूं, इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या सिखा रहा हूं, इक्विलिब्रियम। आप बताओ, ये शुरू में ये कैसा रहा होगा, एम्प्टी स्पेस रहा होगा। शुरू में क्या रहा होगा, एम्प्टी स्पेस, हाँ या ना। तो आप हमें बताओ तब इनका लेबल ये रहा होगा, इनका लेबल ये रहा होगा। मैंने क्या किया, इसको वोलेटाइल लिक्विड लिया। ये एक ऐसा लिक्विड है जो आसानी से बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम एवोपरेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, वेपराइज होता है, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर वही वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट एवोपरेट होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो हम उसको बोलते हैं एवोपरेशन। जैसे धूप में कपड़ा सुखाते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देते हैं फिर भी सूख जाता है। पानी कहीं गिर जाता है फिर भी अपने आप सूख जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हम नहीं देते हैं। यानी वो चीजें जो है ना, उसे हम कहते हैं एवोपरेशन। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये एम्प्टी स्पेस है इनिशियली। तो आप बताना यहां पे ये लिक्विड किस में जाएगा, वेपर में जाएगा। ये लिक्विड किस में जाएगा, ये लिक्विड वेपर में जाएगा, ये लिक्विड वेपर में जाएगा। तो बताओ, शुरुआती दौर में ये पूरा खाली जगह था, तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, वेपर में जाएंगे, बहुत जल्दी वेपर में जाएंगे। अगर आपको देखना होगा, इस वेपर का मेजरमेंट करना होगा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो आप जैसे ही इसको हटाओगे, जो यहां पे इसका नोजल लगाए हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि मरकरी जो है कुछ अपना लेवल क्या करता है, अप कर लेता है, लेवल अप कर लेता है। और यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसका मैनेज कर लेते हैं, कितना हाइट गया है वही उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो ये तो वेपर प्रेशर मेजर करने का तरीका हो गया, लेकिन हमें सीखना है क्या, इक्विलिब्रियम।
तो ये प्रेशर इस पे कौन लगाया होगा, ये जो वेपर आया होगा वही इस पे लगाया होगा, इस मरकरी को ऊपर भेजा होगा, तो यहाँ पे कुछ हाइट आया होगा, उसी हाइट को हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। अब दूसरी चीज ये समझना है कि अगर ये लिक्विड कंटिन्यूअस किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, तो ये तो कंटेनर फर्स्ट फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, ये जो वेपर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो वेपर है वो वेपर क्या करते हैं, यहां से बनते हैं, और ये वेपर के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कोलाइड होने के बाद कंडेंस हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये वेपर इस वॉल पे टकराएंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो ये फिर से वेपर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब आप समझिए किसे कहते हैं, जब हमारा कोई डायरेक्टली गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हो क्या रहा है, यहां से देखो, ये हमारा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में आ रहा है, और ये लिक्विड क्या हो रहा है, एवोपरेट होकर किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। अब ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हो, देखोगे कि ये लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, ये वेपर क्या हो रहा है, लिक्विड में आ रहा है। तो आप बताओ, जिस हिसाब से यानी जिस रेट से ये जाएगा, रेट ऑफ एवोपरेशन और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वह इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये आ रहा है, इसीलिए दोनों के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी इसका भी अमाउंट फिक्स हो गया और इसका भी अमाउंट क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लेकिन दोनों में कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, ये इसमें जा रहा है, जिस हिसाब से जा रहा है उसी हिसाब से ये आ रहा है, इसीलिए इनका अमाउंट में कोई अंतर नहीं आता है, ये अमाउंट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इस अमाउंट को आप मेजर कर सकते हो, ये एक क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। आप वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हो, ये भी क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो वहां पे जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसमें आप इक्विलिब्रियम स्टेट चेक कर सकते हो। शुरुआती दौर में क्या हुआ, ये खाली था, ये वेपर में गया, तो ये जल्दी से जा रहा था, इसका इनिशियली जब ये पूरा खाली था तो इसका रेट जो था एवोपरेट होने का वो ज्यादा था। पूरा भर गया तो ये वेपर किस में आने लगे, लिक्विड में, और लिक्विड किस में जाने लगा, वेपर में, यानी इनके बीच में एग्जिस्ट कर लिया, क्या एग्जिस्ट कर लिया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया। क्या एग्जिस्ट कर लिया, इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिएगा, यही हमारा जो सेटअप होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें अमाउंट या कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस डायनेमिकली चलती रहती है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया है, लिक्विड यानी वाटर फिल कर दिया है, और मैंने क्या कर दिया है, इसमें एक टैब लगा दिया है, यहाँ पे टैब लगा दिया है, और यहां से पानी आएगा। ये जो पानी आ रहा है मान के चलो 0.5 लीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी एक सेकेंड में ये कितना पानी दे रहा है, 0.5 लीटर। तो ध्यान से देखना, मैंने इतना बड़ा होल कर दिया, यहां पे इतना बड़ा होल कर दिया, ये क्या कर रहा है, 0.5 लीटर
पर सेकेंड पानी निकाल रहा है। तो बताओ इनका अमाउंट क्या हो गया होगा, कांस्टेंट। ऐसा क्यों? ये जिस हिसाब से आ रहा है ये उसी हिसाब से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ध्यान से सुनिएगा, इनके वैल्यू में, इनके अमाउंट में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर मैं कहूं इसको हटा दिया जाए तो आप कहेंगे ये तो फिक्स है, ये तो हिल उल नहीं रहा है, एकदम कांस्टेंट है, ये वैल्यू बदल ही नहीं रहा है। लेकिन इसमें प्रोसेस चलता रहता है। मैंने इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो आपको हमेशा ये अमाउंट फिक्स दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। लेकिन आप इसको हटाकर देखेंगे, अपना जो कवर अप किए रहेंगे, ये क्या कर रहा है, इतना पानी इसमें डाल रहा है और ये क्या कर रहा है, उतना ही पानी निकाल रहा है, जिसकी वजह से ये अमाउंट किस में आ गया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया। और इसका जो अमाउंट होगा, मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पे मेजरेबल प्रॉपर्टी जो भी होंगी वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। आप आसानी से मेजर कर सकते हो। उसी तरह अगर कोई रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन पहले प्रोडक्ट बनाता है, अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट बना लेगा, फिर प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाएगा। ये दोनों अपनी अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, अपना कंसंट्रेशन फिक्स कर लेते हैं, और जिस रेट से ये इधर जाएगा उसी रेट से इधर आएगा। यानी दोनों का जो वैल्यू होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो कांस्टेंट दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। ये और ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, बदली गई नहीं। जो वैल्यू इसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगा उसके हिसाब से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट हो जाते हैं। क्यों? जिस रेट से P बनेगा उसी रेट से क्या बनेगा, R बनेगा। तो मैं हटाता हूं और इनके कुछ स्टेटमेंट वगैरह है, कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां लेता हूं और लिखता हूं इसमें, द स्टेट ऑफ सिस्टम at which all measurable properties of system like color, pressure, density, mole, concentration, etc. become constant. Become constant is called equilibrium state. इसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़े काम का है। करे जो भी सिस्टम का स्टेट होगा वो कुछ भी, कलर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, मोल हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, और ये सब कांस्टेंट हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आयरन ब्लॉक है, एक आयरन ब्लॉक है, और अगर मैं कहूं ये हमारे पास सराउंडिंग है, ये हमारे पास सिस्टम है। ध्यान से देखिएगा, सिस्टम और सराउंडिंग, ये हमारे पास सिस्टम है। अगर सिस्टम T टेम्परेचर पे है
तो सराउंडिंग भी कितने टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर। यानी दोनों का टेम्परेचर क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में है। दोनों के टेम्परेचर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं इसको टेम्परेचर देता हूं। मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर दिया, हीट प्रोवाइड किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, T प्लस T2 टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, हीट देकर रेज कर दिया। तो ये करेगा क्या, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाएगा। अपने आप को क्या करेगा, फिर से इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर अब हटा दिए, टेम्परेचर बढ़ा के, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर रिलीज करेगा। तब तक रिलीज करेगा, तब तक रिलीज करेगा जब तक का सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपस में बराबर न हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम में जब तक ना आ जाए। आप इसे लाख टेम्परेचर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना टेम्परेचर मैनेज करने के लिए अपना टेम्परेचर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तब तक रिलीज करेगा जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपस में बराबर न हो जाए। यानी जब तक ये दोनों डेटा किसमें ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में न आ जाए, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वही मैंने लिखवाया है। ये कंसंट्रेशन हो सकता है, कलर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, मोल हो सकता है। जब ये सिस्टम के लिए चीजें क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और कवर करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में चलते हैं और उसमें देखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं यहां पे टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा रिवर्सिबल और एक हो सकता है हमारा इरिवर्सिबल। ये है हमारे पास रिवर्सिबल और एक है हमारे पास यहां पे इरिवर्सिबल। अब हम अगर यहां पे देखें तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हम देख पाएंगे कि रिवर्सिबल जो होता है, रिएक्शन which proceed both forward and बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर मैं कहूं जो हमारा रिवर्सिबल वाला सेटअप होगा, जो हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल वाला सेटअप होगा, वो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो आगे भी जा रहा है, फिर से बैकवर्ड भी आ रहा है। मतलब एक बार फॉरवर्ड गया, यानी ये फॉरवर्ड का साइन हुआ, और उसके बाद ये क्या आएगा, बैकवर्ड में आएगा। लेकिन यही चीज इरिवर्सिबल में चेक किया जाए, क्या ऐसा होता है, तो नहीं, इसमें रिवर्सिबल का केस ही नहीं होगा, इरिवर्सिबल है, जो जाएगा वो जाएगा सिर्फ। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्शन which proceed in only one direction। ये केवल और केवल सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये तो पहला था। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं है कि वो 100% कन्वर्ट हो सके, किसमें, प्रोडक्ट में। क्यों, जैसे ये
प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से क्या बनना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो मैं लिखूंगा यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन नेबर गो फॉर 100% कंप्लीशन। यानी ये 100% कंप्लीट तो नहीं हो सकता। क्यों? जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। इसीलिए ये 100% नहीं हो सकता। ये अगर मैं इनकी बात करूं तो रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में गो फॉर 100% कंप्लीशन। ये 100% कंप्लीशन की तरफ चला जाता है, यानी मान सकते हैं 99.99 समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग चला जाता है। यानी हम ये लिख सकते हैं दैट इज रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसमें जो आप देखेंगे जो रिएक्टेंट होगा ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैं लिखूं ये जो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन carried out in only क्लोज्ड कंटेनर। इसको आप केवल और केवल क्लोज्ड कंटेनर में ही करवा सकते हैं, ओपन कंटेनर में नहीं करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इधर मैंने लिखा है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता है, यहां पे हमने साइन लगाया है। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो फॉर 100% कंप्लीशन। ये 100% प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फिर क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कहां पे कराया जाता है, क्लोज कंटेनर में कराया जाता है। इसके लिए क्लोज कंटेनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे क्लोज चाहिए, कुछ जगह पे क्लोज रहे या ना रहे, लेकिन कुछ जगह पे आपको क्लोज रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं, उसका एग्जाम्पल मैं उधर लिखूंगा। जैसे मैं लिखूं यहां पे, यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, आपने हीट दिया, यहां पे आपने हीट किया। अगर आप बंद कंटेनर में रखते तो इसमें से CO2 बाहर निकल नहीं पाता, लेकिन जब क्लोज कंटेनर है तो ये बनेगा हीट करने पे CaO सॉलिड, और यहां से क्या निकाल देगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। अब अगला मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है यहां पे NaCl लिया है और AgNO3 लिया है। आप इसे बंद कंटेनर में रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ओपन कंटेनर में रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्शन जो है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट बोलो या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा NaNO3 जो एक्वस मीडियम में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ में हमारा जो AgCl है वो सॉलिड बन के क्या बना देगा, PPT बना देगा। आप इसे ओपन कंटेनर में रखो या क्लोज कंटेनर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल को आप हमेशा कहां दिखाओगे, ओपन कंटेनर में दिखाओगे। अगर क्लोज रख दिए तो CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर CO2 इसके साथ जुड़ के ये बना देगा। तो ये ओपन कंटेनर में होना चाहिए, ओपन कंटेनर में होना चाहिए, ये वाला ओपन कंटेनर में होना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। लेकिन जो भी गैसियस वाले केस निकलने वाले होंगे उनके लिए ओपन रखेंगे, और जो भी एक्वस मीडियम वगैरह वाले होंगे आप उसे क्लोज रखें चाहे वो ओपन रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल में, इसके लिए आपको क्लोज रखना पड़ेगा। कैसे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया,
आपने हीट किया, हीट करने के बाद CaO सॉलिड बना और यहां से CO2 निकला। अब अगर मैं कहूं यहां से जो CO2 निकल रहा है, CaO सॉलिड और साथ में CO2, ये बाहर जा ही नहीं पाएगा। कब? जब क्लोज कंटेनर में रहेगा तब। क्लोज कंटेनर में रहेगा तब ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, उसी में इनसे जुड़कर क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहां पे H2 ले लीजिए जो गैसियस फॉर्म में है, I2 ले लीजिए गैसियस फॉर्म में है, और ये आप कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में रखिए, बनाएगा क्या, 2HI गैस बनाएगा, फिर से रिवर्ट हो जाएगा, फिर से क्या बनाएगा, H2 बनाएगा और I2 बनाएगा। तो ये जो था कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह था किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आप इसे करेंगे, फिर मैं इसको हटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा और आगे चीजों को देखा जाएगा। तो मैं हटाता हूं, एक बार देख लीजिए, मैं इसको हटाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन करें वो लेते हैं, अगला हेडिंग लेते हैं। 1 मिनट में थोड़ा चौक ले लूं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक लेते हैं केमिकल के लिए और एक लेते हैं फिजिकल के लिए। तो अगला मैं लेने वाला हूं, हेडिंग जो है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने लिया है यहां पे फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आइए एक तरफ मैं लिखता हूं फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें केमिकल चेंज मिलेगा, इसमें फिजिकल चेंज मिलेगा इक्विलिब्रियम में। चलो एक काम करते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, केवल स्टेट बदलता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, लेकिन उसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलता है, इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं, फिजिकल चेंज में रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है H2O, ये आइस के फॉर्म में है यानी सॉलिड के फॉर्म में है। तो मैंने क्या किया, इसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन एट MP बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये किस में जाएगा, H2O लिक्विड में जाएगा। मजे वाली बात क्या है, देखो अगर मैं H2O की बात करूं तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी वही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये उसी टेम्परेचर पे ये एक दूसरे से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरे की मैं बात करूं, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, तो मैंने लिया यहां पे H2O लिक्विड, और ये H2O लिक्विड किस में जाएगा, H2O वेपर में जाएगा, यानी H2O गैस में जाएगा, और ये क्या होगा, वेपराइज होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, वेपराइज होगा। एक और हो सकता है
अगर मेरे पास H2O सॉलिड है और मैं इसको डायरेक्टली किस में कर दूं, H2O गैस में कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन वाला केस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर मैं एक और बात करूं, एलोट्रॉप वाला अगर देखा जाए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ एलोट्रॉप, अगर मैं एलोट्रॉप्स के इक्विलिब्रियम देखूं तो उसमें भी कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है, ये कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता होगा कार्बन डायमंड के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एलोट्रॉप्स के क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये सब के सब क्या है, फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज। इसमें जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, तो केमिकल होंगे। जैसे अगर मैंने कहा ये H2 गैस है और पता है क्लोज कंटेनर में कराना है, और ये H2 गैस रिएक्ट किया किससे, I2 गैस से, और ये क्या कर दिया, ये बना दिया 2HI गैस, ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं, और ले सकते हैं PCl5 जो गैस है, इसको ले सकते हैं, और ये बनाएगा क्या, PCl3 गैस, और साथ में क्या निकालेगा, Cl2 गैस निकालेगा। यानी ये क्या है आपके, ये केमिकल चेंज है, और वो क्या है आपका, फिजिकल चेंज है। आप इसे देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इसको हटाऊंगा। देख लो, हटाता हूं, आइए आगे बढ़ता हूं। अब मैं चलता हूं अगले इक्विलिब्रियम पे, जो हमारा क्या आने वाला है, होमोजीनियस, और क्या आने वाला है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको हटाऊंगा, आइए। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में लेते हैं, केमिकल मतलब केमिकल चेंजेज वाले इक्विलिब्रियम। उनके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अगला हमारा हेडिंग है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, और इनको अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं यहां पे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक तरफ हम यहां लिखते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमारे पास दो इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और क्या है साथ में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आइए इनको देखते हैं और इनके बारे में समझते हैं। रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, इन विच reaction in which physical state of all species are same। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे स्पीसीज, ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, ध्यान दीजिएगा। वो जो केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन में जो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उन स्पीसीज का फिजिकल स्टेट सेम है तो हम उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस क्या, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर
सारे फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो हम उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे यहां पे रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ स्पेसीज डिफर। अगर फिजिकल स्टेट डिफर है तो हम उन्हें बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजीनियस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2 जो गैस है I2 से रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है 2HI गैस। अगर मैं कहूं यहां पे PCl5 है जो कि गैस है और ये देखिए ये बन रहा है PCl3 गैस और ये बना आपका Cl2 गैस। मैंने कहा ये देखिए N2O4 गैस है और ये हमारा बना 2NO2 गैस। इसमें आप स्पीशीज का फिजिकल स्टेट चेक करिए, गैस 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 गैस, यानी क्या है ये, होमोजीनियस। अब आपके मन में आ रहा केवल गैस ही रहेंगे, नहीं नहीं, अगर ये सॉलिड सॉलिड रहता तब भी होमोजीनियस है। सारे स्पीशीज एक स्टेट में होने चाहिए, सारे स्पीशीज एक स्टेट में होने चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं क्या, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इनकी मैं बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, आपने बंद कंटेनर में हीट किया, आप बताओ इनका फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। आप बताना इसका CaO सॉलिड है और साथ में क्या निकला है, CO2 गैस निकला। दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा होगा यहाँ पे। और मैं ले लू यहाँ पे, ये ले लीजिए यहाँ पे NH3 ले लिया गया, गैस है, पानी में इंट्रोड्यूस कराया गया H2O लिक्विड में, ये बना दिया क्या, NH4 प्लस बना दिया एक्वस में, एक्वस में बना दिया, और साथ में OH माइनस एक्वस में बना दिया। क्या फिजिकल स्टेट सबका सेम है क्या, गैस है और लिक्विड फेज है, सेम नहीं है। इट मींस ये क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आप इसे करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं लेता हूं यहां पे अगला हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हम यहां पे लेने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल एंड carried out in closed container। पहला ये होना चाहिए कि रिएक्शन किस में हो, रिएक्शन आपका हो क्लोज कंटेनर में, और रिएक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ये आपको किसी भी हाल में
आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, ये किसी भी हाल में आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरे की बात करते हैं। चलिए पहला पॉइंट हो गया, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम होता है ना बच्चों, अटेन फ्रॉम बोथ साइड। इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अटेन हो सकता है। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाओ तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोडक्ट से कहां जाओ, रिएक्टेंट की ओर जाओ तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इट मींस अगर आपने चला PCl5 गैस से तो आपका इक्विलिब्रियम आया PCl3 गैस, और साथ में आया यहां पे Cl2 गैस, और साथ में ही यहां पे कर लो, रिवर्स करके देखो, PCl3 गैस Cl2 गैस, तब भी आपका क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम आने के लिए ये बाध्य आप नहीं होंगे कि इक्विलिब्रियम जो आ रहा है वो आपका केवल रिएक्टेंट साइड से ही आएगा, ऐसा नहीं है। सुनिएगा, इक्विलिब्रियम आपका रिएक्टेंट से भी चलेंगे तो प्रोडक्ट की ओर आ जाएगा, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर चलेंगे तब भी इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां लेते हैं तीसरा, जो रेट है, आपके पास दो रिएक्शन होंगे, दो रिएक्शन करे, सॉरी, दो स्पेसीज होंगे, एक रिएक्टेंट होगा या दूसरा स्पेसीज जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो किसी रेट से चल रहे होंगे ना, कि रेट कुछ होगा, कुछ स्पीड होगा, इस स्पीड से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और इस स्पीड से प्रोडक्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। तो बात सुनिएगा, तीसरा पॉइंट कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बोले तो वो जानते हैं क्या होता है, जब इधर से चल रहे हैं ना तो ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, फॉरवर्ड, इधर से इधर आ रहे हैं ना तो बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता है, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप बताओ, पहले PCl5 लिखे हो तो PCl5 से पहले चलोगे तो क्या बनेगा, पहले PCl3 बनेगा और क्या बनेगा, Cl2। तो पहले कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड, आगे डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो क्या होने वाला है, फॉरवर्ड रिएक्शन होने वाला है। तो बताओ इसका रेट क्या होगा, घटेगा जब प्रोडक्ट बनेगा, और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो धीरे धीरे इनका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। शुरू में ये जीरो था, कुछ नहीं बना था, जैसे जैसे ये बनने लगा, इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, तो ये इधर से क्या करने लगा, इसका रेट बढ़ने लगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं इसको हटाऊंगा। अब आगे देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of both forward and backward reaction at equilibrium rate of both forward reaction and backward reaction
सेम कह रहा है। सुनिएगा, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट जब क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जा रहे हैं, दोनों सेम। रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम, या सेम लिख सकते हैं, रिएक्शन आर इक्वल लिख सकते हैं इक्वल, सेम और लिख सकते हैं क्या, इक्वल। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। तो इसके लिए कुछ ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ बना देता हूं। सुनिएगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये मैं लेता हूं इधर रेट, इधर मैं लेता हूं टाइम। बताओ, अगर रिएक्शन हो रहा है तो सुनना ध्यान से, तो PCl5 गैस है, तो बताओ PCl5 क्या बना रहा है, PCl3 बना रहा है, Cl2। तो ये कम होगा, ये घटेगा, और ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और एक ऐसे पॉइंट, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा दोनों का, ये रेट वाला है, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम, और वहीं पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जल्दी से करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें बना लीजिए। जैसे ही ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा, तो प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और सेम हो गया। तो ये ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं हटाता हूं इसको, मैं इसको हटाऊंगा। चलिए मैं इधर ही हटा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब अगला पॉइंट लेते हैं यहां पे, और अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट का, शुरुआती दौर में क्या हो रहा है, देखिएगा, अगर मैं लिखूं यहां पे, पहले एग्जांपल समझिएगा। PCl5 गैस किस में जा रहा है, PCl3 में जा रहा है, और Cl2 में जा रहा है। तो आप हमें ये बताओ, PCl का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, यानी PCl की मात्रा कम होगी, तभी तो ये बनेगा। यानी इसकी मात्रा बढ़ेगी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। सुनिएगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सुनिएगा, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा तभी तो बनेगा, इसी में से तो बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं चौथा पॉइंट इसी पे लिख रहा हूं। चौथा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases and concentration of product increases and both are कांस्टेंट, सेम नहीं होते हैं दोनों के इक्विलिब्रियम, दोनों की इक्विलिब्रियम करें, दोनों का कंसंट्रेशन जो है ना, ये कोई निर्धारित नहीं है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सेम ही हो। दोनों के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम पे सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अभी मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से।
तो यहां पे कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुरू में क्या होता है, डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, बोथ आर कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, सेम हो या ना हो, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। मैं इसको समझा रहा हूं कुछ एग्जाम्पल से। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ए है और ए से बी बनेगा और फिर बी से ए बनेगा। सुनिएगा, ये 1 मोलर है, स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं बना था, तो मैं इसको 3 बार अलग अलग रिएक्शन करता हूं। एक बार मैंने रिएक्शन किया, केस नंबर 1 ले लिया, यहां पे केस नंबर 1, तो मैंने देखा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आया और इक्विलिब्रियम किस पे आ रहा है, T25% पे आ रहा है, यानी 25% रिएक्शन हुआ है। तो इधर बचा कितना होगा 0.75 मोलर, इधर कितना गया होगा 0.25, यानी यहां पे 25% रिएक्शन हुआ है तो 25 एंड 0.525 इधर आ गया, इधर बच गया। यहां पे एक केस मैंने ले लिया यहां पे बच्चों, यहां पे कि T50 पे, यानी रिएक्शन 50-50 पे हो गया है, यानी 50% उधर 50% इधर, तो इसका 50% क्या होगा 0.5 मोलर, इधर क्या हो जाएगा 0.5 मोलर। अब मैं आगे चलता हूं, केस नंबर 3। ये तीनों अलग अलग रिएक्शन के लिए है, मैं एक ही रिएक्शन पे समझा रहा हूं और मैं तीनों को मैं अलग अलग मैं मान कर चल रहा हूं कि तीनों अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे चलूं इस केस में तो T75% रिएक्शन हमारा हुआ है, तो इधर बचेगा 0.25 मोलर और इधर बचेगा कितना 0.75 मोलर। आप हमें बताओ क्या दोनों तरफ का कंसंट्रेशन हर जगह सेम है क्या? इस केस में नहीं सेम है, इस केस में नहीं सेम है, इस केस में सेम है। तो कहने का मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सेम नहीं होगा तो ग्राफ भी क्या होगा, कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। तो अगर मैं कहूं चलो ग्राफ नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1 के लिए ग्राफ लेते हैं, तो ग्राफ ले लेते हैं। यहां पे ये शुरू में आपका रिएक्टेंट जो है वो कितना मोलर है, 1 मोलर। मैं यहां पे नाम दे देता हूं 0.25, यहां पे नाम दे देता हूं 0.5, यहां पे नाम दे देता हूं 0.75। ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म, ये क्या है टाइम। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमारा रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। वो कितने पे डिक्रीज होकर आ रहा है 0.75, तो यहां से डिक्रीज होगा तो यहां आएगा और यहां पे आकर क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया। अब देखो हमारा प्रोडक्ट यहां से यहां चला और यहां पे आके इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया। क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम है क्या? इसका कंसंट्रेशन कितना बचा है अभी 0.75, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.25, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, फिर भी क्या कर लिया इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है दोनों का अमाउंट सेम हो, कंसंट्रेशन सेम हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये कोई हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं। तो यहां पे देखो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, यहां पे आ गया इक्विलिब्रियम और ये हो गया कंसंट्रेशन 0.75 मोलर, ये कंसंट्रेशन हो गया 0.25 मोलर। अब केस नंबर 2 की मैं बात कर लूं, ये जो टाइम है ना, ये टाइम वो T25%। अब मैं केस नंबर 2 की मैं बात करूं तो केस नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा उसको। अब कह रहा है कि रिएक्शन जो हमारा कितना हो चुका है 50%, तो मैं यहां पे 50% का मार्किंग करता हूं, यानी 0.5, ये 1 है, ये 0 है। तो अब देखिए रिएक्टेंट यहां पे है, ये आया है यहां पे और ये प्रोडक्ट भी यहां पे आया है और फिर यहां पे आके कांस्टेंट हो गया,
यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इस केस में दोनों का कंसंट्रेशन, इस केस में दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो कितने पे, तो T 50% पे, 50-50 हुआ है, आधा इधर आया है आधा इधर, देखो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया, और कंसंट्रेशन दोनों का कितना है यहाँ पे 0.5 मोलर। एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, उस केस को समझिएगा। यहां पे कह रहा है कि हमारा 1 मोलर है, यहां पे कह रहा है कि 0.25 मोलर है, यहां पे हमारा 0.75 मोलर है, ठीक है। इसमें हमारा रिएक्टेंट कितना बच रहा है, 0.25, तो ये ग्राफ इतना डाउन आएगा, यहां से आकर इधर जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, देखो 0.75, तो यहां आएगा। अब देखो ये आ गया आपका क्या, इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये जो लाइन है वो रिएक्टेंट के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए है, और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है 0.75 मोलर, ये कितना है 0.25 मोलर। देख लीजिए कितने टाइम पे हुआ है, आपको दिख रहा होगा T75 पे। यहां पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इस जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन सेम होगा। तो कहने का मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट अवश्य होगा। कांस्टेंट क्या होगा, अवश्य होगा। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट में अब आपको बताना है, ये मैंने जितनी बार इक्विलिब्रियम को समझाया, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया था क्या, इक्विलिब्रियम मूव नहीं कर रहा था क्या। जब हमने वेपर वाला केस लिया तो लिक्विड वेपर में जा रहा था, वेपर किस में आ रहा था, लिक्विड में आ रहा था। हमने 0.5 लीटर पर सेकेंड से पानी डाल रहा था, उसी रेट से निकल रहा था, यानी सब में प्रोसेस चल रहा था, लेकिन हमारा अमाउंट क्या था, मेजरेबल था, कांस्टेंट था, लेकिन प्रोसेस चल रहा था। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी भी रेस्ट में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कभी भी रेस्ट में नहीं आता है। तो किस नेचर का होता है, तो इक्विलिब्रियम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक इन नेचर, यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसको करेंगे फिर। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।